चलिए तो शुरू करते हैं। नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ऐसा है बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन डरने का कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। ट्रिकी चैप्टर मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ में आना चाहिए, वो अगर आ गया तो चैप्टर से मज़ेदार कुछ भी नहीं। लोग ट्रेडिशनली इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानते हैं, फिर तुरंत वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला कुछ रट लेते हैं, न्यूमेरिकल बना लेते हैं, खुलरॉश लॉ पढ़ लेते हैं, फिर तुरंत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, उसमें डेनियल सेल पढ़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ते हैं, उसके बाद नस्ट इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन किया, फिर वो आते हैं किसमें बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ 2-3 एग्जांपल किए, एक मोल्टन NaCl का और एक एक्वस NaCl का, फॉर्मूला देखते हैं, दो W = E/96500, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ पढ़ते हैं और सोचते हैं चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है सभी को, ठीक है। मेरी थोड़ी एनर्जी आज डाउन दिखेगी, कारण आप लोग को मालूम है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। 2-3 दिन बाद हो सकता है कि इधर उधर को चीरा ही हमारे डॉक्टर लोग, तो जो भी है थोड़ा सा साथ देना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं ऐसा रिक्वेस्ट किया हूँ आप लोग से कि मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहेगी, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछना है, मैं उसको फिर दूसरे ढंग से समझा पाऊंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहाँ हम लोग क्या डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप केमिकल एनर्जी में चेंज करते हो, आपने करंट पास किया, फोन लगाया, चालू किया स्विच, करंट आया, बैटरी के अंदर केमिकल लोचा हुआ, बैटरी का पावर बढ़ गया, इसे बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं, चार्जिंग। सॉरी, केमिकल एनर्जी थी, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर बैटरी फुल हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, पबजी बाजी कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हो, जो भी चीज़ें हो रही है उस वजह से बैटरी का चार्जिंग उतरता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। 2 फिनोमिना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी चीज़ को समझो, हम लोग करंट पास करके केमिकल एनर्जी करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हम लोग केमिकल एनर्जी से करंट बनाएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, है ना, ये जो प्रोसेस होता है पहला वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, दूसरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे, लिखा जाए। क्या हुआ, नोट्स नहीं भेजा अभी, तुरंत इमीडिएट मुझे याद दिलाओगे छुट्टी में, क्लियर है। तो तुम बेहोश पड़े हुए थे क्या इतने दिन, राहुल सर को कॉल कर लेते। हाँ, भेजा था ना, भेज चुका हो ना पहले, बेहोश ही तो रहते हो तुम, पता क्या है तुम्हें, पढ़ रहे होते तो पता होता। जल्दी लिखो, क्लियर हुआ। अब देखो इस चैप्टर में जिन आर्टिकल्स की हम बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर देख लो, फिर नस्ट इक्वेशन। मैंने चैप्टर को आर्टिकल में बांट दिया, इससे क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, खोलरॉश लॉ पढ़ेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन सेल देखेंगे, और लास्ट में कचरा कूड़ा ऑफ एनसीईआरटी। कुछ एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी हुई हैं अलग सी उनको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। बोलो बात समझ में आया।
ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स की। भाई करंट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? हाँ, कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? भाई फिजिक्स पढ़ रखा आपने, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ना, नालायक हो। ये तो मटेरियल के टाइप है। हम पूछ रहे हैं कि उनमें से जो कंडक्टर होता है, देखो मटेरियल 3 टाइप का होता है। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, जो करंट को बहुत आसानी से पास कर देता है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। ऐसा आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, अभी मॉडर्न पार्ट चालू होगा तब पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर। क्या बेटा? सेमीकंडक्टर। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट पास हो जाता है आराम से। ये कुछ हद तक करंट पास करने लग जाते हैं, होल्स बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, डायोड्स वगैरह जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप पढ़ेंगे, ग्राफ भी इसका देखेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स में ओम्स लॉ लगता है, सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ नहीं लगेगा, यहाँ चीज़ें अलग हो जाती हैं, आप पढ़ेंगे। एक होता है इंसुलेटर, यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है, तो वैलेंस बैंड कंडक्शन के बैंड के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये करंट पास नहीं होता। कोई अगर इंसुलेटर है, कोई अगर कंडक्टर है, कोई अगर सेमीकंडक्टर है, चालक, अर्धचालक और कुचालक अगर है तो उससे रिलेटेड बातें ये थी, ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिलहाल केमिस्ट्री में आते हैं तो हम उनमें से सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर कितने टाइप का होता है? तो कंडक्टर होता है बेटा हमारे पास 2 टाइप का। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब जो घरों में वायरिंग की हुई है, कॉपर वायर हो गया, ठीक है, वो मेटेलिक कंडक्टर। आपने स्विच ऑन किया, बल्लू मुंह मत फाड़ना बेटा, सोना नहीं है, ठीक है, निपटा दूंगा मैं एकदम, ठीक है, ब्रेन भूसा, समझा? तो मेटेलिक कंडक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक, घर में लिखना वो समझ, वायर्स जो होते हैं, हमने स्विच ऑन किया, वायर में करंट फ्लो होगा, पंखा घूमने लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, हम लोग कैसा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं? मेटेलिक कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, और मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट गया है वो क्या कर रहा है, इस पंखे को घुमा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ किस में कन्वर्ट हुई है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। समझ में आ रही बात? दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब जैसे मैंने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर 100% प्योर वाटर है, मतलब डिस्टिल वाटर जिसे बोले, और उससे भी अच्छा, उसमें कोई आयंस, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी डिजॉल्व नहीं है, और उसमें स्विच डालूंगा, 2 छिलेला वायर स्विच ऑन करूंगा, मैं हाथ डाल के निकालूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें मैं क्या करूंगा बेटा, 1 आध चम्मच 2-4 चम्मच नमक डाल देता हूँ, स्विच ऑन करूंगा, तुम हाथ डाल के निकालना, ततड़ 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 करके एकदम, है ना, रणवीर सिंह टाइप का डांस करने लग जाओगे। बोलो बात क्लियर? तो इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। समझ में आ रही बात? मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट किस वजह से होता है? फ्री आयंस की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके लिए अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? 1, या परसेंटेज अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा। ये लोग 100% टूटते हैं। क्या होते हैं? 100% टूटते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा लेस देन 1 होता है, यानी कि ये 100% नहीं टूटता। यहाँ पर परसेंटेज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होती है, मतलब ये 100% नहीं टूटता, उससे कम टूटता है। ठीक है, तो कितना टूटता है वो हम जानेंगे बाद में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। वीक एसिड वीक बेस क्या है, इसकी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ती है, जो कि पी के वैल्यू पे बेस्ड होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम जान लेंगे, लिखा जाए। चलो देखो इधर, अब मेटालिक कंडक्टर वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को जानते हैं। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है जरा जानते हैं। मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री मोबाइल और कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने पढ़ रखा, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ा होगा। अगर वायर का टुकड़ा ले लूँ तो उसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन
थर्मल एनर्जी के चलते, मतलब रूम टेम्परेचर के चलते, यहाँ पर जो इनका काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता था, हाफ के टी स्क्वायर, है ना, यही हो रहा था ना। और हाफ एम वी स्क्वायर से आप यहाँ पर इनकी थर्मल एनर्जी निकाले थे, हाफ के टी स्क्वायर से यहाँ पर आप इनकी थर्मल एनर्जी निकाल पाए थे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये के टी स्क्वायर अपॉन एम आया था, तो वी टी थर्मल एनर्जी क्या था, के टी स्क्वायर अपॉन एम, यानी टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन अंदर ही, कंडक्टर के अंदर ही रैंडम इधर उधर कहीं पे भी भाग रहे थे, इस वजह से कोई एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं था, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। तो ओवरऑल ये सपोज इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा, अच्छा इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर, करंट आएगा इधर ही, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर तो करंट जाएगा उधर। ये बात समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट किधर बना इसका, इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट किधर बना, उधर, तो इधर और उधर होकर के ओवरऑल दोनों के करंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे ही हर डायरेक्शन में हो रहे थे, तो उस कंडीशन में कोई करंट आपको नहीं मिला था। फिर जब आपने क्या किया, इस कंडक्टर में आपने बैटरी लगाई, क्या लगाई बेटा, बैटरी, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो थे मुझको भी तो ड्रिफ्ट करा दे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागने लग गए थे यार। अब यहाँ जो एसेलरेशन था, बैटरी ने v वोल्ट का था, तो यहाँ से हमने एसेलरेशन निकाला, और जो एसेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो कांस्टेंट एसेलरेशन है। और जब भी, कसम भगवान गणेश की, जब भी एसेलरेशन की वैल्यू 0 हो तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर एसेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमने वहाँ क्या लगाया था, न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूले लगाए थे, न्यूटन्स फॉर्मूले लगाए थे ना मोशन के, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वहाँ से आप इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो। इस वेलोसिटी को बोला गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया क्योंकि ये कांस्टेंट एसेलरेशन के अगेंस्ट मोशन में थे। अच्छा, मैं ऐसी अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, अगर एसेलरेशन वेरिएबल हो, पल पल हर पल बदल रहा है, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, कि न्यूटन्स फॉर्मूला की क्या, यस, तब जाकर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की नीड आपको पड़ती है। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सी बात है जो आपने कर रखा है। तो गौर से देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो फ्री मोबाइल और कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। जब बैटरी हम लोग लगाते हैं तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। दूसरा, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस, यहाँ किसकी वजह से होगा बताओ, करंट मिलेगा, फ्री आयंस की वजह से। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में Na+Cl- है, तो कैथोड और एनोड है, एनोड पे एनायन जाके अट्रैक्ट होता है, कैथोड पे कैटायन जाके अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तभी तो हम यहाँ डिपोजिशन की बात करते हैं कि कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा। ये हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हुए ऑर्गेनिक में भी देखा था। बताओ हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड की कैथोड में, कैथोड में। एनोड कौन बोला रे, मेरे पास आया, उसे भेजा जाए इधर। हाँ, कैथोड पे कैटायन, एनोड पे एनायन जाके डिस्चार्ज होता है। तो H+ था, वो H+ जाकर के किधर डिस्चार्ज हुआ था, कैटायन पे, है ना, कैथोड पे कैटायन है, H+ कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सब याद रखना। खैर, ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ नहीं होता। मतलब यहाँ होता है, मेटेलिक कंडक्टर में नहीं होता है। सर क्यों सर, काश ट्रांसफर ऑफ मैटर होता। मैं बोला क्यों सर, कितना बढ़िया होता ना, ऐसे एक वायर का सिलेंडर लेता मैं, करंट पास करता और इधर रिजिड दीवार रख देता, जैसे जैसे करंट जाती वैसे वैसे मैटर जाती, जैसे जैसे करंट जाती वैसे वैसे मैटर जाती, चपटा होके प्लेट बन जाता, मस्त, कितना मजा आता। फिर बच्ची को सपोज दिखाई नहीं दे रहा, उसको लाइट की जरूरत है, किसकी जरूरत है, लाइट, स्विच जला के लाइट के नीचे आके बैठी है कि रोशनी आएगा मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे करंट गया वहां से थपक से, वो सोच रही थी रोशनी मिलेगा, वेल्डिंग सर पे अलग हो गया, मेटल गिर के। बोलो बात समझ में आया। तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा क्या कभी कि आपने स्विच ऑन किया और करंट जैसे जैसे फ्लो हो रहा है वैसे वैसे वायर गल गल के यहाँ से गिरता जा रहा है, ऐसा हुआ है क्या, है? पंखा चला, सोचे हवा लगेगा करके, हवा लगा ही नहीं उधर से और वायर आके गिर रहा है आँख में। नहीं ना, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ नहीं होता। और बात करते हैं साहब, यहाँ कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे केमिकल चेंजेस अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से, शर्मा जी ध्यान देना, रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। और आपको मालूम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से चीज़ें चेंज होंगी, केमिकल चेंजेस होते हैं,
भाई ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तो कन्वर्जन हुआ ना, है ना, यहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं। सर क्यों सर, यहाँ भी होना चाहिए था, कॉपर का मैं ज्वेलरी बनाती, करंट पास करती तो गोल्ड बन जाता, मजा आ जाता ना। तो ऐसे में तो सोने की वैल्यू ही नहीं रहती, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं वाली बात हो जाती है कि नहीं, फिर सोने का कोई वैल्यू नहीं रहता। आज आसमान छू रहा है सोने चांदी का भाव यार, छू रहा है नहीं छू रहा है, तो वैसी चीजें नहीं होती, मोदी जी की कृपा से, है ना, सबका दाम बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी चीजें होती जा रही है। तो ऐसे में फिर अगर केमिकल चेंजेस होता तो हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि हाई करंट पास करके किसी भी मेटल को दूसरे में कन्वर्ट कर सके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यार। आप समझो ना, ऐसा होता है क्या भाई, कॉपर वायर में मैं करंट पास करूंगा तो अगले दिन भी कॉपर ही रहेगा, उसके बाद भी कॉपर ही रहेगा, उसके बाद भी कॉपर का ही वायर रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। देखो दो चीज है, जब मैं आपको मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा रहा था, खैर टॉपिक में आते हैं, तो मैं बोल रहा था रेजिस्टेंस क्या की वजह क्या है, जरा समझते हैं बेटा। हमने जब मेटेलिक बॉन्ड आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि मेटल्स की आईपी लो होती है, तो ये लोग आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के लैटिस को छोड़ करके कहीं जाता नहीं, वहीं रहता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को बोले थे कोर इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, है ना, बोले थे हम लोग, या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बोले थे। जैसे ही ये लोग भागते हैं उस वजह से हमें करंट मिला था। अब ये कर्नेल है, ये इसका कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट हमें मिलेगा। कोर इलेक्ट्रॉन जितना स्मूथली भागेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, अरे इसी को तो करंट बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जितना स्मूथली भागेगा उतना आसानी से करंट मिलेगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कर्नेल था इसके पास एनर्जी आई, एनर्जी की वजह से इसके पास जो एनर्जी थी वो वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये वाइब्रेट करने लगेगा। और ऐसे ही एक कर्नेल नहीं होगा, वहाँ खूब सारे कर्नेल होंगे और खूब सारे कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो खूब सारे कोर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, इसके रास्ते में ही आ जाएगा, कहीं टकरा जाएगा, हो सकता है पेनेट्रेट हो जाए, तो इस वजह से करंट यहाँ पे नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कर्नेल ऐसे ही पड़े रहे और कोर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 100% हमको करंट मिलने लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडल कंडक्टर, और आइडल केस तो होता नहीं है। टेम्परेचर पे ये देख वाइब्रेट हो रहा है, टकराया क्या नहीं, ये निकल गया, और उसके स्लो मोशन में देख ये इधर ये जा रहा है और ये टकरा गया। हो सकता है ना बेटा, अगर हम लोग इस चीज को स्लो मोशन में देखें तो। छोटी का है, आज से तू छोटी है, जब तक नहीं आ जाती वो इधर सर को, छोटी बात समझी? तो ये हो गया, ये टकरा गया, क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है भाई, सीधी सी बात है, बैरियर हर्डल जितना ज्यादा आएगा उतना करंट का फ्लो कम होगा। इसी चीज को हमने बोला था रेजिस्टेंस। क्या बोला था? रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस आप सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? अरे यार टेम्परेचर मैंने दिया तो कर्नेल में वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। आपने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये फॉर्मूला बढ़ रखा है। अरे यार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गर्म होने से मम्मी लोग बोलते थे ना, बेटा टीवी गर्म हो गया और वीडियो गेम मत खेल बचपन, ये हम लोग सुने हैं, तुम लोग नहीं सुने होंगे। शक्तिमान देख, गर्मी छुट्टी में लाइन से कार्टून नेटवर्क देखते रहते थे, टीवी इतना गर्म हो गया चलो बंद करो, टीवी देखते रहते दिन भर, ऐसे मम्मी लोग बोलते थे। आजकल तो एलईडी टीवी आ गया ना, उसके अंदर तो प्लेट्स होते हैं, एलईडी पैनल्स होते हैं, तो उसमें उतना हीट प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, वैक्यूम ट्यूब रहता था, देख देख मैग्नेट करके ऐसे स्क्रीन में चलाते थे, इंद्रधनुष बनता था, फिर वो खराब हो जाता था, फिर तू मत बताना पापा को, मैं भी नहीं बताऊंगा, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते थे भाई बहन। ठीक है, अपने आप हो गया पता नहीं कैसे, बिजली कड़कती थी तो सॉकेट निकाल देते थे कि अप्लायंसेस खराब ना हो जाए। आपको याद होगा? आपको क्या याद होगा, आप तो अभी के हो, हमारे ज़माने में होता था। तो उस समय में ना टेम्परेचर बढ़ाने से ना रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ने लगे। जैसे कोई वायर है, लंबे समय तक करंट पास करे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा है रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, थोड़ी देर बाद आग लगने लग गया और जल गया, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया, तो करंट पास नहीं होगी, सर्किट ब्रेक हो गया। भाई सर्किट कंप्लीट होगी, बिजली के लिए क्या चाहिए? रास्ता कंप्लीट चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ बिजली आपने पढ़ रखा है। तो वही वाली बात है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है वहां पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में मैंने क्या किया बेटा, एक ग्लास पानी में मैंने खूब सारे नमक डाल दिए, तो नमक वहाँ आयनाइज होकर के Na+Cl- बना होगा। ठीक है भाई, सॉल्वेशन हाइड्रेशन हुआ होगा,
तो जो आयनाइजेशन की वजह से Na+Cl- होंगे, अब ये आयंस फ्लो करेंगे तब जाके हमें करंट मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अब पानी में नमक घुलूंगा तो ज़्यादा अच्छे से करंट मिलेगा कि शहद में नमक घुलूंगा ज़्यादा अच्छे से करंट मिलेगा? शहद में नमक घुलूंगा ज़्यादा अच्छे से करंट मिलेगा कि डामर में नमक घुलूंगा ज़्यादा अच्छे से करंट मिलेगा? ऑब्वियसली मीडियम की विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी, गाढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जैसे मान के चलो आप लोग सब इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या किया, एक को पकड़ के तड़ातड़ जड़ दिया, पढ़ नहीं रहा था, मैंने खूब मार मारा, बल्लू को पकड़ा इधर दे दनादन कूट दिया, हितेश को लिया 2-4 टांग उसको तोड़ दिए, ठीक है। शर्मा जी आया, इसको एकदम उल्टी करते तक मार दिया मैं, ठीक है। उधर वो आया एकदम, गुप्ता जी आया तो कोहनी वोनी इसकी जो रिप्स थे यहाँ पे एक्सटर्नल, इधर सब तोड़ ताड़ दिए मैंने, एकदम हड्डी वड्डी चूर चूर कर दिया। पटेल को तो मरते तक मारे, टांग टांग के एकदम पटक पटक के मारा मैं इतना। इसको देख करके खौफ आया, आप लोग भागने लगे, भागे आप लोग तो करंट मिला, समझना। अब आपने अगले दिन प्लान बनाया, ये बैंडेज यहाँ किया हुआ, बल्लू यहाँ पट्टी खाया हुआ, हितेश का आँख सूजा हुआ, उसका इधर घुटने कटोरा निकाल के मैं चाय पी रहा था, ठीक है। पटेल अलग रो रहा था, इन लोग अलग तरीके से परेशान है। तो इन लोगों ने बोला प्लान बना, इस साले का तो कुछ करना पड़ेगा, पूरे क्लास ने मिलके यूनिटी, हम लड़ेंगे तो एक साथ जिएंगे तो हम होंगे कामयाब करके सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मैं क्लास में घुसा, चलो करंट फ्लो करके बताओ, तो बोले नहीं करेंगे, करके बताओ, नहीं करेंगे, ठीक है। इंसाफ चाहिए हमें, कौन गया? नागेश कहाँ गया है ना, इंसाफ लेने के लिए आया, नागेश लीडर बन के आया, बोले हमें इंसाफ चाहिए करके। अब आपके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, आयंस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, बोले ये आके हमें इतना मरते तक मार देता है, कटोरा निकाल के पानी पी रहे है, घुटना उठना चाय वाय पी रहा है, ये आँख फोल्ड रहा है, गोटी खेल रहा है उससे, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा है, हमें एक होना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं बोला मान नहीं रहते, मेरे सामने आया, मैं कट्टा निकाला, धाड़ से एक को उड़ा दिया, नागेश का मर्डर, इधर गोली लगा, खत्म। फिर बोले भाग रहे ना सर, कर रहे ना, कर रहे करंट चाहिए ना, अरे दे रहे यार, हम भागने लग गए, हुआ नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप भी जानते हो मैं इतना जालिम नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बन जरूर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आयनिक इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा, करंट का फ्लो होने में दिक्कत होगा अगर ये दोनों बढ़ गया तो, और करंट का फ्लो अगर मुझे बढ़ाना है तो इन दोनों को कम करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आया? तो यहाँ रेजिस्टेंस इज ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड सेकेंड इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। पांचवा देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल बढ़ेगा, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इस वजह से कंडक्टेंस भी कम होगा। अरे आपने पढ़ रखा होगा RT = R0 1 - अल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े? अरे यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ा था, आप याद करो, आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये। अरे हूँ हाँ नहीं क्या? ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। भाई पुराने अप्लायंसेस याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने पे खराब हो रहे थे, इधर ऐसा नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी ऑफ और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और ये कम होगा तो रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा। तो बताओ अच्छा कौन सा है, फर्स्ट की सेकंड? आपको लग रहा होगा सेकंड, लेकिन सेकंड में भले टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस कम हो रहा है, लेकिन तब भी फर्स्ट वाला बेटर है। क्यों पूछना जरा? यहाँ कंडक्टिविटी वेरी वेल है, रेस्पेक्टिवली पुअर होती है। बताओ यहाँ करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आयन। बताओ छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कुत्ता दौड़ा दे, कोई एकदम खतरनाक टाइप का पर्सनैलिटी रहेगा, वो तेजी तेजी से भागेगा, कि कोई पतला दुबला सा पर्सनैलिटी रहेगा? वो छोटी बोल बेटा, पतला दुबला सा रहेगा ना, जान की? ठीक। हवा भी उस डायरेक्शन में अगर चली जाए बेटा, तो बताओ उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी ना बेटा? समझ रही बात? तो वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। भले आप टेम्परेचर बढ़ा के इसकी कंडक्टेंस कम कर भी लोगे, लेकिन ये इसका मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में? अरे हूँ हाँ करो। और यहाँ रेस्पेक्टिवली पुअर है। जो मेटेलिक कंडक्टर है वो फॉलो करता है ओम्स लॉ को। किसको बेटा? ओम्स लॉ को। जबकि
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर फॉलो करता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या ये दोनों बातें क्लियर हुई? ठीक, मैं चाहूँगा ये डिफरेंस आप लिखें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका सिंबल होता है ई। फिजिक्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? वी। क्या होता है? वी, वोल्टेज बोलते हैं जैसे हम लोग। और ई किसका सिंबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, बोलो होता है ना। वी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, यानी पोटेंशियल स्केलर, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ नोटेशन भले ही यूज कर रहे हैं लेकिन है ये वोल्टेज का ही टाइप। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ही है, तो ऐसा ई समझ के इसे ऐसा मत समझ लेना कि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये बात ध्यान रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, दे सकता है या ले सकता है, उस लेन देन का मेजरमेंट ही क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। डेफिनेशन देखो, when a metal rod is dipped in same metal ion solution, then metal rod become oxidized or reduced. Due to oxidation and reduction, metal rod become negatively charged or positively charged respectively. Negative charge with respect to electrolytic solution, which is known as electrode potential, or positive charge with respect to electrolytic solution is known as electrode potential. Due to oxidation, electrode potential is known as oxidation potential, and due to reduction, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? लिख लो। नहीं आया समझ में? सुनो, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन सेम मेटल आयन सॉल्यूशन, जब किसी मेटल रॉड को उसी के मेटल आयन सॉल्यूशन में डुबाते हैं। कॉपर के रॉड को कॉपर आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे, ध्रुव नीचे ही रहना, मैं आऊँगा घर छोड़ देना थोड़ा। जिंक रॉड को जिंक आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे। मैग्नीशियम रॉड को मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे। पटेल रॉड को पटेल आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? फलाना रॉड को फलाना आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे। सर, फलाना रॉड को ढिमकाना आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। और अगर मजे लेना है तो उसी मेटल को उसी के मेटल आयन सॉल्यूशन में आपको डुबाना है। ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से। अगर ऑक्सीडेशन होती है तो मेटल रॉड में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी मेटल रॉड हो गया लो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो हो गया हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेटल रॉड में होता है रिडक्शन तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया रॉड हाई पोटेंशियल, सॉल्यूशन हो गया लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फर्दर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जिसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। वही डेफिनेशन लिखा है, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन to a solution of its ion, it acquires either a negative charge due to oxidation or a positive charge due to reduction with respect to the ion solution. As a result, a definite potential difference is developed between the metal rod and the metal ion solution. इस वजह से एक definite potential, fixed potential difference generate हो जाता है metal rod और solution के बीच में। उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में? लिखो। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताना है क्या? फोटो खींच के चैट जीपीटी। देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानते हैं। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये कोई मेटल का रॉड है। ठीक है, ये क्या है बेटा? कोई कंटेनर, और इसके अंदर कोई मेटल का रॉड है। ठीक है, अभी ये रॉड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस रॉड के अंदर जितने प्लस हैं उतने ही इसमें क्या है बेटा? माइनस। जितने प्लस उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस, जितने प्लस उतने माइनस है। ठीक है, ये रॉड अभी इलेक्ट्रिकली क्या है बेटा? न्यूट्रल है, जितने माइनस उतने प्लस है। ठीक है, ये मेटल का रॉड है और इस मेटल रॉड के अंदर इसी के मेटल आयन का सॉल्यूशन है, एम एन प्लस एम एन प्लस एम एन प्लस एन ऊपर लिखा हूँ। ठीक है, तो ये मेटल है, ये मेटल आयन सॉल्यूशन। सपोज जिंक का रॉड है तो Zn प्लस टू Zn प्लस टू Zn प्लस टू है। एल्यूमिनियम का रॉड है तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री है। तो यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? देखो, मेटल का रॉड ऑक्सीडाइज होगा
Mn+ में बदलेगा और n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। बोलो कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम +3 में बदलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। अगर ये जिंक है Zn+2 में बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। अगर ये सिल्वर है तो Ag+ में बदलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हुआ क्या, ये जो रॉड आप देख रहे हो, ये जो रॉड आप देख रहे हो, ये रॉड धीरे से गलने लगेगा। रॉड धीरे से क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। ठीक है, ये गलने लगेगा। इतना जो वेट आप देख रहे हैं इसके वेट में लॉस होगा और वेट में ये जो कैसे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ये मेटल था, इसने क्या किया, आयन बनाया, आयन सोल्यूशन के अंदर चले गया, इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया। ठीक है, इस रॉड से Mn+ यहाँ आ गया। अच्छा, इसके अंदर पहले से प्रेजेंट Mn+ आयन तो थे ही थे, इसके अंदर पहले से Mn+ आयन पहले से जो प्रेजेंट थे वो तो है ही है, जो पहले से Mn+ आयन इसके अंदर प्रेजेंट थे वो तो है ही है। इसके अलावा रॉड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन की वजह से रॉड में से Mn+ गल गल करके इसमें आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर Mn+ आयन आता जा रहा है। ठीक है, और आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ये रॉड के अंदर क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। भाई जितने प्लस उतने माइनस तो थे ही थे, जितने प्लस उतने माइनस तो थे ही थे, लेकिन ड्यू टू ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो रॉड क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज। क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज्ड। एक तो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ऊपर से पतला हो गया, थिन हो गया। क्या हुआ बेटा, थिन हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा रॉड एक तो थिन होने लगेगा और साथ ही साथ रॉड में कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा एक और बात समझो, कंसंट्रेशन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करो, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर का क्योंकि सॉल्यूट बढ़ते जा रहे हैं, आयंस बढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ आयन कंसंट्रेशन ये बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा। अब देखो ये सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी सॉल्यूशन के अंदर डेवलप हो गया क्या बेटा, हाई पोटेंशियल। यहाँ क्या डेवलप हो गया, हाई पोटेंशियल। और इस रॉड के अंदर क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से लो पोटेंशियल डेवलप हो गया। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आया सभी को, अरे हूँ हाँ करो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे हो रहा है समझ में आया। रॉड ऑक्सीडेशन अगर होगा तो रॉड क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज और थिन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का हाल क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगी। ये चीज ध्यान रखना, लिखा जाए। अब देखो इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन समझ लो, पहले एक कंसेप्ट समझा दूं, आप लिखते रहना बेटा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जिसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ओपी बोल रहे हैं। ये चल रहा है नॉर्मल कंडीशन। एक ऐसा ही सेटअप हम लोग पैरेलली बनाते हैं और मैंने उसमें बाहर से Mn+ आयन और डाल दिए। मैंने एक्सटर्नली क्या किया, Mn+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो Mn+ आयन का कंसंट्रेशन इस कंटेनर के अंदर मैंने एक्सेस में डाल दिया। तो अभी ये Mn+ आयन का एक लिमिट होता है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को एक लिमिट तक घोला जा सकता है। कब तक, सैचुरेशन पीरियड तक। जैसे ही वो कंपाउंड सैचुरेटेड हो जाता है जो सॉल्वेंट है, उसके बाद आप नमक एक्स्ट्रा डालोगे वो नीचे बैठने लगेगा। एक लिमिट तक तुम्हें मैं पढ़ा सकता हूँ, जो लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा तुम्हारे दिमाग से बाहर ही जाएगा ना बेटा, है कि नहीं, यही बात है ना। दिमाग का सैचुरेशन लेवल आ चुके, उसके बाद मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा दिमाग से बाहर ही जाएगा। अरे है ना, है कि नहीं। तो वही चीज यहां हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब हो क्या रहा है,
मैंने बाहर से Mn प्लस आयन डाल दिया, तो जो Mn प्लस आयन इस रॉड से इस सोल्यूशन के अंदर आ रहा था, अब रॉड से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने खुद ही बाहर से मिला करके पूरा कर दिया। तो मुझे बताओ इस वजह से रेट ऑफ ऑक्सीडेशन पे क्या असर पड़ेगा? बोलो, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? सभी लोग बोलो, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा बेटा? कम होगा। ये वेरी गुड कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि अगर एक्सटर्नली हम लोग सोल्यूट और मिला देते हैं या आयंस हम लोग किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओवरऑल क्या होता है? कम होता है। ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है? ध्यान रखेंगे। हालांकि इस पॉइंट को मैं आगे लिखाऊंगा भी आपको, बाकी यहाँ लिख लो, चाहो लिख लो। चलिए दूसरा देखने जा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देख रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये रॉड इलेक्ट्रिकली अभी न्यूट्रल है, जितने प्लस उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस, जितने प्लस उतने माइनस, जितने माइनस उतने प्लस है। बोलो है? ठीक है, ये किसी मेटल का रॉड है, और यहां पर Mn प्लस आयन पड़ा हुआ है। अब देखो यहां क्या होगा बेटा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ड्यू टू रिडक्शन Mn प्लस आयन n इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और मेटल में बदल जाएगा और मेटल अपने रॉड में जाकर के चिपक जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर बात को समझे, अगर ये एल्यूमिनियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन को खा करके एल्यूमिनियम सॉलिड में बदल जाएगा, यानी मेटल रॉड में जाके चिपक जाएगा। Zn+2, अगर Cu+2 ले लूँ, Zn+2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल आप समझे, तो ये Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और Cu सॉलिड में बदल जाएगा। अगर ये Ag+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और Ag में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। यानी इस बार रॉड क्या होने लग गया? बताओ, रॉड थिक होने लग गया। रॉड क्या होने लग गया? थिक होने लग गया, मोटू होने लग गया। रॉड के अंदर जितने प्लस उतने माइनस तो है ही है, लेकिन हो क्या रहा है? ये Mn+ जो है इस इलेक्ट्रॉन पे अप्रोच करके चिपक रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ये Mn+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अप्रोच कर रहा है, ये Mn+ इस सॉरी प्लस चार्ज पे तो नहीं जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पे जाकर के अप्रोच कर रहा है और चिपक रहा है। बोलो चिपक रहा है। अब इस वजह से क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, ये प्लस चार्ज रॉड में चला जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए, ये प्लस चार्ज रॉड में चला जाएगा। यानी इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो रॉड का हाल क्या हुआ? रॉड हो गया एक तो थिक। क्या हो गया? थिक। ऊपर से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और सॉल्यूशन के अंदर से Mn+ आयन चिपकते जा रहे हैं रॉड में। इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर पे Mn+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ? अब डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो बात को समझना, अब इस बार रॉड में आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हाई पोटेंशियल। सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पहले इसके अंदर भाई इतने सारे प्लस थे, अब रिडक्शन होने की वजह से प्लस चार्ज लिक्विड के अंदर कम हो गया, तो ये हो गया लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोला रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? अब वही बात, अगर मैं बाहर से मेटल आयन सोल्यूशन डाल दूं तो भैया रिडक्शन होने के लिए मेटल आयन सोल्यूशन डालूंगा,
इफ एक्सटर्नली मैं मेटल आयन सोल्यूशन को इंक्रीज कर देता हूं, बाहर से अगर मैं डाल दूं, तो इस वजह से क्या होगा बताओ, ज्यादा से ज्यादा मेटल आयंस जो है इस रॉड से चिपकेंगे और खुद को न्यूट्रल करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिडक्शन बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ रिडक्शन अगर बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर बाहर से आप कुछ आयन मिलाते हो, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, तो ओपी कम होगा, आरपी बढ़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये चीज़ पूरा क्लियर हुआ। इसके आगे का नहीं पढ़ा पाऊंगा। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।